वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है राधिका सिंह केलवा। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ करंट लीगल नॉलेज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। अब देखिए, दिसंबर में क्या होता है ना, आधे टाइम कोर्ट बंद रहता है, विंटर वेकेशन रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां रहती है ना, वो काम नहीं करते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए जजमेंट्स जो है इस मंथ से थोड़े से कम है। सो हम वही कम जजमेंट जितने भी हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आपको पता होगा ये एक पूरी सीरीज है जहां पे पिछले उसमें मैं आपको नवंबर तक के केसेस डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं दिसंबर कर रही हूँ। फिर अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी जनवरी 2024 का, ठीक है। सो उसको भी देखिएगा, पीछे के वीडियोस को भी देखिएगा, और आज दिसंबर तो आप देख ही रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस, मोहित सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए, ये जो केस है मोहित सिंघल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इसमें सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड के एसेंशियल्स को डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर मैं कहूं कि एक इंसान है जिसने अपने पैसे की लीगल रिकवरी के लिए, मतलब लीगली उसको रिकवर करने के लिए, उसने सामने वाले को नोटिस भेजे कि भाई तुम मेरा पैसा वापस कर दो, तुम्हारे जो भी चेक्स तुमने इशू किए हैं वो बाउंस हो चुके हैं, तो आप अब मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। अब इस वजह से उस इंसान को मानसिक प्रताड़ना हो जाए और वो सुसाइड कमिट कर ले, तो क्या ये सेक्शन 306 रेड विथ 107 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस बनता है? नहीं बनेगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब भी आप अबेटमेंट की ऑफ सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो जो एक्ट है, जो भी आप अक्यूज पे इन्फर कर रहे हैं, वो एक्ट इतना क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए कि जिससे जो भी विक्टिम है उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा बट टू सुसाइड। अगर इस तरह की सिचुएशंस है, ओनली देन वी विल कंसिडर इट कि वहां पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ है एंड इस कारणवश सामने वाले ने सुसाइड किया है। यहाँ पे जस्ट बिकॉज लेटर्स भेजे, क्योंकि एविडेंसेस से सिर्फ यही पता चल रहा था कि लेटर्स भेजे थे और मांगा था उससे पैसा, लीगल नोटिस भेजे हैं, उससे पैसा मांगा है, कोई ऐसा एक्ट नहीं किया। जैसे जो उसकी वाइफ थी जिसने पैसा लिया था, उसकी वाइफ का कहना था कि मेरे पति के साथ अब्यूज किया गया है, उसको मारा गया है, वो सब कुछ एविडेंस प्रूव नहीं हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्विटल कर दिया था अक्यूज का, ये कहते हुए कि क्योंकि एक्ट प्रोक्सिमेट इनफ है ही नहीं, प्रॉक्सिमिटी इंस्टिगेशन और डेथ के बीच में ऐसी है ही नहीं कि उस बंदे के पास कोई चारा नहीं बचा था लेकिन वो सिर्फ सुसाइड ही करता, तो इसीलिए यहाँ पे एक्विटल करते हुए कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई कर दी है सेक्शन 306 रेड विथ 107 ऑफ आईपीसी की। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल क्वैशिंग अ केस फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड discussed the essentials to convict a person under 306 of IPC. It is pertinent to note that abatement is defined under 107. ऑफेंस 306 में बन रहा है, लेकिन डेफिनेशन तो 107 से ही लेनी है ना आईपीसी की। द कोर्ट एक्सप्लेन दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 107 टू अप्लाई, द अक्यूज्ड मस्ट हैव इंटेंशनली एनकरेज्ड एंड पुश्ड द पर्सन इंटेंशनली टू कमिट सुसाइड. He must have planned it and his act should be very close to the time when the person actually committed suicide. तो उसने पुश किया होना चाहिए उस बंदे को सुसाइड करने के लिए, और टाइम गैप भी यहाँ पे बहुत ज्यादा था। आपको पता है 2 महीने पहले के वो लेटर्स थे जो दिखाए गए थे, ऑन रिकॉर्ड लाए गए थे, तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि इसका ऑफेंस नहीं बन रहा है। देन अगला जो केस है दैट इज हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब देखो, मैं तुम्हें एक चेक इशू करूं, है ना, आपने 138 का ऑफेंस पढ़ा ही होगा। 138 का ऑफेंस क्या कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, कि अगर मैं आपको एक चेक इशू करती हूँ और वो चेक कोर्ट बैंक वापस कर देता है अनपेड, और उसके बाद आप मुझे नोटिस भेजते हैं और उसके बाद भी मैं आपको पेमेंट नहीं करती हूँ, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा और आप मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक बंदे ने चेक इशू किया, अब वो चेक डिसऑनर हुआ। अब इस बारे में वो जो डिफेंस लेना चाह रहा था वो ये था कि भाई मेरे उस बैंक अकाउंट जिसका मैंने चेक इशू किया है उसमें भले ही पैसा नहीं है, लेकिन दूसरे एक अकाउंट है उसमें पैसा है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इसको डिफेंस की तरह अलाउ करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही किया। हर डिसीजन देखो लॉजिक और प्रोविजंस ऑफ लॉ पे ही बेस्ड होता है, तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि भाई सामने वाले को कैसे पता होगा तुम्हारे दूसरे बैंक में पैसा है या नहीं है, और जिस बैंक का चेक है हम तो उसी पे रिलाई करेंगे ना, सामने वाला चेक भी उसी से ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर उससे पैसा नहीं निकल के आ रहा है तो चेक बाउंस का ऑफेंस तो हुआ है। आप वहां पे ये डिफेंस बिल्कुल नहीं ले सकते कि मेरे किसी एक्स बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो चेक डिसऑनर नहीं होना चाहिए। So in a proceeding under section 138 of negotiable instrument, the accused cannot rely upon other accounts for the dishonored check which relates to specific bank account of the accused. अगर आपने किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट का चेक दिया है तो उसी में देखा जाएगा कि पैसे हैं या नहीं है। अगर उसमें पैसे नहीं है
तो डिसऑनर का ऑफेंस बन जाएगा। देन आप सभी को पता होगा ऑर्डर 9 रूल 13 क्या है। जब भी एक्स पार्टे डिक्री पास होती है, नाउ व्हाट इज एन एक्स पार्टे डिक्री? अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया और उसकी हियरिंग पे ये सामने वाला डिफेंडेंट जो है वो नहीं आता है, तो कोर्ट एक्स पार्टे डिक्री पास कर देती है। अब अगर रीजनेबल ग्राउंड्स पे एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कराना हो तो आप जाते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी के अंदर। बट अगर यहां पर भी कोर्ट डिसमिस कर देता है कि भाई नहीं हम एंटरटेन नहीं करेंगे, डिसमिस कर देता है, कोर्ट को जस्टिफाइड रीजंस नहीं लगते हैं, तो क्या आप रिवीजन करवा सकते हैं अंडर 115 ऑफ सीपीसी। 115 क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोड। क्या आप 115 ऑफ सीपीसी के अंदर इसका रिवीजन करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रिवीजन कहां फाइल होता है? रिवीजन ऐसी जगहों पे फाइल होता है जहां पर कोई दूसरी रेमेडी ना हो। इसके अगेंस्ट जब ऑर्डर 9 रूल 13 के ऑर्डर की अपन बात करते हैं डिसमिसल की, तो वहां पे अपील का प्रोविजन अलाउड है। ऑर्डर 41 के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो जहां पे अपील का प्रोविजन दिया होता है, जिस पर्टिकुलर चीज पे अगर रेमेडी आपको अपील मिली हुई है, तो वहां पर आप रिवीजन बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जब भी हम बात करते हैं एक्स पार्टे डिक्री की, तो उस केसेस में एक पर्सन के पास क्या क्या रेमेडीज होती है। तो उन्होंने बताया कि या तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उसको सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर, या फिर आप अपील प्रेफर कर सकते हैं 96 सबसेक्शन 2 के अंदर, या फिर रिव्यू करवा सकते हैं सेम कोर्ट से। आप बिल्कुल ही रिवीजन 115 के अंदर नहीं फाइल कर सकते। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस केस। Then the last case that we'll be discussing here is Mesers Northeastern Chemicals Industry Private Limited and others versus Mesers Ashok Paper Mills Assam Limited and others। अब इसमें कोर्ट ने क्या बताया कि जहां पर भी कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन पीरियड ना दिया हो, अगर लिमिटेशन एक्ट में या किसी स्पेसिफिक लॉ में अगर कोई एक चीज के लिए लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया है, तो फिर लिमिटेशन पीरियड कैसे कंसिडर करेंगे? तो कोर्ट ने कहा कि आप क्या देखेंगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ केस को देखते हुए वहां पे कंसिडर किया जाएगा कि कितना लिमिटेशन पीरियड दिया जा सकता है, कितने टाइम के अंदर फाइल हो जाना चाहिए था वो एप्लीकेशन। अब हर जगह जहां पे भी कोर्ट ने समझाया कि जहां पे भी लेजिस्लेचर ने अगर छोड़ दिया है कहीं पर भी, तो उनका इंटेंशन रहा होगा कि जजेस अपना प्रूडेंस यूज करें, जुडिशरी अपना प्रूडेंस यूज करके उसका लिमिटेशन पीरियड डिसाइड करे। सो रिलायंस वाज प्लेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड अजेब सिंह, आपको ये केस का नाम भी याद रखना है, अजेब सिंह वर्सेस सिरहिंद कॉर्पोरेशन मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सर्विस सोसाइटी लिमिटेड, wherein it was held that the court should be wary of prescribing specific period of limitation in cases where the legislature has refrained from doing so. Further, in absence of a specific limitation, it would be improper for the courts to dismiss a plea solely on the ground of delay without having examined the nature of laws, orders, prejudice caused to the other party। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि कोर्ट को ये देखना है, कोर्ट ऐसे आउटराइटली नहीं रिजेक्ट कर देगा कि भाई लिमिटेशन से बाहर हो। कोर्ट यहाँ पे देखेगा कि प्रेजुडिस कितने लेवल का हो रहा है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है, सारी चीजों को देखते हुए ही जस्टिस के फर्दरेंस में कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कितना लिमिटेशन पीरियड दिया जा सकता है। So it was observed when no limitation stands provided either by specific availability of limitation act or special statute governing the dispute that the court must undertake a holistic assessment of facts and circumstances of the case to examine the possibility of delay causing prejudice to the party। तो एक holistic view लेके court decide करेगा कि कितना limitation period इसमें allow कर सकते हैं। ठीक है, नाम याद रखना, बहुत ही important case है। With this we come to the end of today's session। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने अपना नया इंग्लिश मीडियम ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है लखनऊ में, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 फरवरी 2024 से। सो ऑल दोज हु वांट टू जॉइन अस इन आवर ऑफलाइन बैच लखनऊ सेंटर पे, अगर आप लखनऊ के आसपास हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। आप डेमो अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, क्लासेस होंगी फ्रॉम 7 AM to 9:30 AM। ठीक है, so you can be a part of this batch and you can also attend the demos here। Also we are coming up with a new offline batch in Gurugram जो कि 5th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, डेमो अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन जुडिशरी गोल्ड के साथ करना चाहते हैं,
आप गुरुग्राम के आसपास रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच है, ऑफलाइन बैच है ये, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच।